नमस्कार मित्रों, मैं प्रदीप श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरी कहानी, किसी ने नहीं सुना का दूसरा भाग। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा पति कैसा है और साथ ही तुम भी। तुम कहीं से भी कम खूबसूरत नहीं हो, ना ही किसी बात से अनजान। इसलिए आश्चर्य तो यह भी है कि तुम अपने पति की विरक्ति दूर नहीं कर सकी, बल्कि खुद ही उससे दूर हो गए। उसने कहा, नीरज, तुमने बड़ी आसानी से मुझ पर तोहमत लगा दी, मुझे फेल्योर कह दिया। मैं मानती हूँ कि मैं फेल नहीं हूँ। मेरे पति के विचारों को बदलना, उन्हें स्वाभाविक नज़रिया रखने के लिए तैयार कर पाना, मैं क्या किसी भी औरत के लिए संभव नहीं है। तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि शादी के तीसरे दिन हमारे संबंध बने और उन्हें मैंने कहीं 15वें दिन जाकर बिना कपड़ों के देखा। नहीं तो सेक्स के समय भी बनियान उतारते ही नहीं थे। मेरे कपड़े भी बस ऊपर नीचे कर देते थे और उन्होंने भी उसी दिन मुझे पूरी तरह से बिना कपड़ों के देखा। और यह भी तब हुआ जब मैंने 15वें दिन जानबूझकर एक नाटक किया। सोचा कि हम शादी के 15वें दिन तीसरी बार संबंध बना रहे हैं, जबकि सहेलियों में से कईयों ने बताया था कि उन्होंने पहली ही रात को इससे कहीं ज़्यादा बार संबंध बनाए थे। यह सुनकर मैंने कहा, बड़ा विचित्र है तुम्हारा अनुभव। पति को देख सको इसके लिए तुम्हें नाटक करना पड़ा। पहली बार सुन रहा हूँ यह सब, मगर आश्चर्य यह भी है कि तुमने ऐसा कौन सा नाटक किया कि तुम्हारे पति जैसा व्यक्ति फंस गया उसमें। उसने कहा, हुआ कि उस रात को मैंने जब देखा कि करीब आधे घंटे की फालतू बातों के साथ या कुछ ज़्यादा ही खुल गए हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि आज इन्हें इनके दब्बू उबाऊ खोल से बाहर निकाल कर मज़ेदार खुली दुनिया में लेकर आऊँ। जब यह अपने उबाऊ तरीके के साथ आगे बढ़े तो मैंने हल्की सी सिसकारी ली और अलग हटते हुए कहा, लगता है कपड़े में कुछ है, काट रहा है। फिर कपड़ों में इधर उधर कसमसाते हुए एक एक कर सारे कपड़े उतार डाले और कीड़ा ढूंढने को कहती रही। आहें भरती रही कि बड़ा दर्द हो रहा है। कुछ देर यही सब बहाना करते हुए इनके भी उतार दिए, मगर हमारे बैरागी मियाँ जी अपनी खोल से बाहर आकर कुछ ही देर में वापस घबरा उठे। कुछ ही देर में पति कर्म पूरा किया और फिर लौट गए अपने खोल में। किसी शर्मीली औरत की तरह बंद कर लिया खुद को कपड़ों में और मुझे भी बंद कर दिया। कुछ पल जो खुली सांस मिली थी कि वह समाप्त हो गई, फिर से घुटन भरी दुनिया में पहुंच गई। अगले दिन उनसे यह भी सुनने को मिला कि मुझमें शर्म हया नाम की चीज़ नहीं है। अब इसी बात से अंदाज़ा लगाओ कि मेरी ज़िंदगी पति के साथ कैसे बीत रही थी। इतना ही नहीं, जब प्रेग्नेंट हुई तो घर में बात मालूम होती सास के हुक्म के चलते डिलीवरी के 1 महीने बाद जाकर या मेरे कमरे में सोने आए। इस दौरान मैं तड़प कर रह गया कि पति के साथ अकेले में इन अद्भुत क्षणों को जीऊं, मगर पूरी ना हुई यह आस कुछ बोल नहीं सकती थी, क्योंकि पति उनकी सलाह को मानकर खुद ही दूर भाग रहे थे। मैं कैसे घुट घुट कर काट रही हूँ अपनी जिंदगी, यह समझना आसान नहीं है नीरज। संजना धारा प्रवाह एक से एक बातें बताई जा रही थी, जिनका कुल लब्बो लुआब यह था कि पति की कट्टर दक्षानुसी विचारधारा आचरण ने उसकी सारी खुशियों को जलाकर राख कर दिया है, जिससे ऊपर वह खुले में सांस लेने की गरज से उन्हें छोड़कर मायके चली आई। लेकिन यहाँ परिस्थितियों के चलते पूरे घर का ही बोझ उस पर आ पड़ा है। उस पर तुर्राया कि लोग उस पर हुक्म भी चलाना चाहते हैं। भाई एक पैसा कमा कर नहीं लाता, लेकिन चाहता है कि वह उसकी सारी बातें माने। साफ साफ यह बोला कि सारी सैलरी उसे दो, वह चलाएगा घर। जब यह नहीं किया तो झगड़ा करने लगा। इन सारी चीज़ों से ऊब कर उसने मायके में भी बगावत कर दी कि वह जो चाहेगी वह करेगी। इस कुन्नत से लोग उसके बच्चे को पीटते हैं। इसका एहसास करते ही उसने उसे डे बोर्डिंग में डाल दिया और अब वह हर पल को खुशी के पल में बदलना चाहती है। उसकी बातें काफ़ी हद तक यह बता रही थी कि वाकई उसके साथ हर स्तर पर अन्याय हुआ है। उसकी लंबी बातों को ख़त्म करने की गरज से मैंने कहा, आखिर इन सारी बातों के बीच मुझसे क्या चाहती हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? भविष्य में क्या करोगी? क्या सोचा है इस बारे में? वह बोली, खुशी के पल चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि यह तुम ही दे सकते हो।
रही बात भविष्य की, तो तुम अगर ऐसे ही सहयोग करोगे तो मेरा कन्फर्मेशन आसानी से हो जाएगा और आगे चलकर प्रमोशन भी। और यह भी जानती हूँ कि यह सब तुम्हारे हाथ में है, तुम चाहोगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। संजना की इन बातों से मैं बड़े पसोपेश में पड़ गया। मुझे उसकी यह अपेक्षाएं छोटी नहीं बहुत बड़ी थी। मुझसे उसकी यह अपेक्षाएं छोटी नहीं बहुत बड़ी थी। मैं सोच में पड़ गया कि इसकी इतनी सारी अपेक्षाओं को पूरा करने में तो जो मुश्किल है वह है ही। उससे बड़ी बात यह कि यह इतनी ज़्यादा डिमांडिंग है कि इसकी मांगें खत्म कभी नहीं होंगी। कुछ देर पहले तक जहाँ मेरा मन उसके लिए बहुत व्याकुल था, उसके तन पर लगा हुआ था, मैं उसके साथ गहन अंतरंग पलों में खोना चाहता था, बल्कि उतावला था। उसकी इन बातों ने उतावलेपन पर ठंडा पानी उड़ेलना शुरू कर दिया था। अब तक हम दोनों खाने पीने की अधिकांश चीज़ें चट कर चुके थे। इस बीच उसका मादक अंदाज में बार बार पहलू बदलना खुद पर मेरे नियंत्रण को कमज़ोर करता जा रहा था, मगर इन बातों ने मेरे मन को भ्रमित कर दिया था। वक्त बीतता जा रहा था तो मैंने कहा, संजना, ऑफिस में जो कुछ है मेरे हाथ में, उसके हिसाब से मैं तुम्हारी हर मदद करूंगा, लेकिन खुशी के पल दे पाऊंगा इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि तुमने जो कुछ बताया उस हिसाब से तुम पति ससुराल से सारे संबंध खत्म कर चुकी हो, मायके में भी बस रह रही हो, और जैसे खुशी की पल मुझसे पाने की बात तुम कर रही हो, पता नहीं वह तुम्हें दे पाऊंगा कि नहीं। मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उन्हें छोड़ पाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है, और जैसी खुशी तुम चाहती हो वह तो पति के साथ ही मिल सकती है। ऐसे में रास्ता ये बचता है कि या तो पति के पास वापस जाओ और उन्हें समझा बुझा कर अपने रास्ते पर ले आओ। अगर यह संभव नहीं है तो ऐसे में बेहतर है कि डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर लो। मेरी इस बात पर वह बड़ी देर तक मुझे ऐसे देखती रही जैसे मैंने निहायत बेवकूफ़ी भरी बात कह दी है। उसके बाद बोलिए, यह दोनों ही संभव नहीं है नीरज। पति के पास वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उन्हें बदलना असंभव है। कम से कम मेरे बस में तो नहीं है कतई भी। रही बात डाइवोर्स और दूसरी शादी की, तो वह भी संभव नहीं है। एक तो वह डाइवोर्स नहीं देंगे, या आखिरी बार झगड़े के समय ही इन्होंने कह दिया था, इसलिए यह आसान नहीं है। यदि मान भी लूँ कि किसी तरह यह हो गया, तो दूसरी शादी के बारे में मैं अब सोचना भी नहीं चाहती। पहली शादी का अनुभव ऐसा है, दूसरी शादी में मन की बात हो जाएगी, इस बात की क्या गारंटी है। वह मेरे बच्चे को स्वीकार करेगा या मुझे नामुमकिन ही लगता है। यही सब सोचकर मैंने यह तय कर लिया है कि ना पति को डाइवोर्स दूंगी, ना दूसरी शादी करूंगी। कुछ पल खुशी के तुमसे मिल सकते हैं, यही सोचकर तुम्हारी तरफ बढ़ी। मुझे खुशी मिलेगी या नहीं, यह सब अब तुम्हारे हाथ में है। मैंने कहा, तुम्हें यकीन है कि इस तरह तुम्हें खुशी मिल जाएगी, जैसा चाहती हो वैसा मिल जाएगा। वह बोली, हाँ, मुझे लगता है कि इन हालातों में जितना चाहती हूँ उतना मिल जाएगा। मगर तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो नीरज? क्या तुम डर रहे हो? नहीं, मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूँ, ना ही इसमें डरने या ना डरने जैसी कोई बात है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या तुम सोच समझकर यह कदम बढ़ा रही हो? यदि तुम्हारे मन का नहीं हुआ तब तुम क्या करोगी? मेरी इस बात पर संजना फिर लेट गई बैठकर। उसके दोनों पैर नीचे लटक रहे थे। कपड़े पहले से ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रहे थे। बदन पहले से अब कहीं और ज़्यादा उघाड़ हो रहा था। उसका कामुक लुक और ज़्यादा कामुक हो रहा था। उसकी बॉडी लैंग्वेज और ज़्यादा प्रगाढ़ आमंत्रण दे रही थी। मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठा उसे निहार रहा था। उसने कुछ क्षण मेरी आंखों में देखा, फिर बोली, मैंने बहुत सोच समझ कर ही तुम्हारी तरफ यह कदम बढ़ाया है। तुमने कुछ खास देखा तभी तो तुम्हें एलओसी के अतिक्रमण का अधिकार दिया, किसी और के पास तो नहीं गई। फिर मैं तुमसे तुम्हारी पत्नी बच्चों के हिस्से का कुछ नहीं मांग रही। इन सब के हिस्से से अलग जो वक्त है तुम्हारा, मैं उसी में से थोड़ा समय चाहती हूँ।
यह भी नहीं कह रहे कि अपना सारा समय मुझे दे दो, भले ही यह समय थोड़ा होगा, लेकिन मैं उसी में ढूंढ लूंगी अपनी खुशी, यदि तुम्हें कोई एतराज़ ना हो। इतना कहकर जब वह चुप हो गए तो मैं एकटक उसे देखता रहा। उसकी वासना से भरी आंखें, पूरा बदन मुझे बरबस ही खींचे ले रहे थे। जब मैं उसे कुछ देर ऐसे ही देखता रहा तो उसने दोनों हाथ बढ़ा दिए मेरी ओर, ऐसे जैसे कि बाहों में भर लेना चाहती हो। बिना कुछ बोले मुझे देखे जा रही थी। अब मेरे दिमाग में तर्क वितर्क सोच विचार एकदम स्थिर हो गए थे। मैं चेतना शून्य हो गया। मेरा नियंत्रण संजना के हाथों में चला जा रहा था। मैं खिंचा हुआ सा उठा और एकाकार हो गया उससे। और तब उसकी अफनाहट इतनी तीव्र थी कि मैं उस स्थिति में भी दंग रह गया। एकाकार होने का यह क्रम फिर रात 10:30 बजे तक चला। इस बीच हम कई बार एक दूसरे में समाये। संजना की अफनाहट, चाहत, उसकी कोशिश ही इतनी ज़बरदस्त थी कि मैं चाह कर भी एक बार में ही ठहर नहीं सकता था। संजना का वश चलता तो सारी रात रहती मेरे साथ। इस बीच उसके और मेरे घर से फ़ोन आने लगे थे। हम दोनों ने घर वालों को झूठ बोला, मगर अब रुकना संभव नहीं था, क्योंकि जिस दोस्त ने चाबी दी थी उसके आने का वक्त हो रहा था। इसलिए हम दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोए, कपड़े पहने, वहाँ की सारी चीज़ें व्यवस्थित की और चल दिए। मैंने संजना को उसके घर छोड़कर अपने घर की राह ली थी। मन में संजना की अफनाहट को लेकर उधेड़-बुन चल रही थी कि उसकी यह अफनाहट इतनी तीव्र ना होती यदि पति ने उसे वह सब दिया होता जो एक पत्नी पति से चाहती है। यदि वह न पूरा सही कुछ ही उसके मन की करता तो उसे छोड़ती नहीं। बेचारी ऊपर से कितनी हंसमुख सी दिखती है, देखने वाला कह ही नहीं सकता कि उसे इतनी तकलीफ है। इतनी सारी तकलीफ़ों के बाद भी चेहरे पर उदासी नहीं आने देती। बहुत हिम्मती है। मुझे बड़ा तरस आने लगा था उसकी स्थिति पर। उसकी स्थिति का आकलन करते करते मैं जब घर पहुंचा तो करीब 12 बज चुके थे। बच्चे खा पी के सो चुके थे। नीला पत्नी धर्म निभाते हुए अभी भी जाग रही थी। चेहरे पर परेशानी, चिंता झलक रही थी, क्योंकि मैं इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहता था। मैं उससे नज़रें मिलाकर बात करने में कुछ असहजता महसूस कर रहा था। वह जो कुछ पूछती उसका जवाब दाएं बाएं देखते हुए देता। उसने समझा मेरा मूड खराब है तो उसने कहा, चेंज करिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैंने खाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वहाँ इतना खा लिया था कि कुछ और खाने का मन नहीं था। दूसरे पत्नी के सामने अजीब सी झेप महसूस कर रहा था। शादी के बाद यह पहला अवसर था जब मैंने पत्नी के अलावा बाहर किसी अन्य महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। शादी के पहले मेरे किसी भी लड़की या औरत से संबंध इतने करीबी नहीं थे कि वह शारीरिक सीमा की हद तक पहुंचते। इसीलिए मेरी बड़ी अजीब हालत हो रही थी। मैं चेंज करके लेट गया बेड पर, लेकिन अपनी इस मनोदशा के चलते नीला से यह कहना भूल गया कि वह खाना खा ले। नीला मुझे खिलाए बिना खाती नहीं थी। मेरी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन न जाने क्यों सो नहीं पा रहा था। नीला मुझे गंभीर परेशानी में समझकर कुछ अजीब सी सावधानी बरतती हुई सी लग रही थी। मैं उसकी तरफ पीठ किए हुए लेटा था। कुछ देर बाद नीला ने मैं पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है, इतना सीरियस क्यों? तबीयत तो ठीक है ना? मैं नीला के भावनात्मक लगाव से भरे इस प्रश्न से एकदम से कुछ हद तक सख्ते में आ गया। तुरंत कोई जवाब न बन पड़ा, बस कर कर रह गया। उसने फिर और ज़्यादा पूछताछ शुरू कर दी। उसकी पूछताछ में भावनात्मक लगाव का पुट इतना ज़्यादा था कि मैं कई बार पूरी कोशिश करने के बाद भी उसे चुप नहीं कराया पाया। बस हाँ हूँ नहीं, बस थकान महसूस कर रहा हूँ कहकर चुप हो गया कि नीला भी चुपचाप सो जाए। मैं गुनाहगार होने के भाव से ऐसा दबा जा रहा था कि नीला की तरफ मुँह करके हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था हम दोनों के बीच यह कसमकस कुछ देर यूं ही चलती रही। नीला सब कुछ जानने के लिए कुछ इस कदर पीछे पड़ी थी जैसे कोई दरोगा जिद पर आ गया हो कि अभियुक्त से सच उगलवा कर रहेगा। इसके लिए वह हर हथकंडे अपनाता है। नीला कुछ वैसे ही दरोगा की तरह पीछे पड़ी थी। मुझे लगा जैसे उसे शक हो गया है, वह मेरी चोरी पकड़ चुकी है।
लेकिन मेरे मुंह से सुनना चाहती है। कुछ देर बाद उसने एक पत्नी की तरह नहीं, एक सातिर बेहद चालाक औरत वाला हथकंडा अपनाया। अपने तन का बहुत ही शालीनता से प्रयोग करना शुरू किया। मुझे इस कदर प्यार करना शुरू किया मानो मैं उससे बरसों बाद मिला हूँ और फिर बरसों के लिए दूर चला जाऊंगा। मैं अंदर ही अंदर खींच से भरा जा रहा था, लेकिन मन मस्तिष्क में अंदर न जाने ऐसा क्या चल रहा था कि नीला का मैं विरोध नहीं कर पा रहा था। उसे मना करने की जैसे मुझ में ताकत ही न थी। अपराध बोध ने उस वक्त जितना पस्त कर दिया था नीला के सामने, उसके पहले कभी न किया था, इसका आधा भी नहीं, जबकि पहले भी कई काम उससे छिपा कर करता रहा था। मैं नीला से प्यार के मूड में उस वक्त दो वजहों से नहीं था। एक तो अपराध बोध के तले कुचला जा रहा था, दूसरे संजना के साथ कई घंटों तक व्यस्त रहने के कारण बुरी तरह थका था। मैं गहरी नींद सोना चाहता था। एक बात और कि आने के बाद नहाया नहीं था। इन सब के चलते मैं उस रात नीला से हर हाल में दूर रहना चाहता था। जब नीला ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा तो मैं अचानक ही फट पड़ा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। मैंने एक हाथ से उसे एक तरफ परे धकेलते हुए चीख कर कहा, सोने क्यों नहीं देती? उस वक्त मैं यह भूल गया कि बच्चे चीख सुनकर उठ सकते हैं। मेरी इस हरकत से नीला एकदम हतप्रभ हो कुछ क्षण को जिस पोज में थी उसी में स्थिर हो गई और मैं गहरी गहरी सांसें लेते हुए नाइट लैंप की बेहद कम नीली रोशनी में छत को देखने लगा। कुछ देर बाद नीला धीरे धीरे यंत्रवत सी बेड से उठी, नीचे उतरी, अपना गाउन उठाया और कुछ सेकंड मुझे देखती रही। उस कम रोशनी में भी मैंने एहसास किया कि उसकी बड़ी बड़ी आंखें भरी हुई थी और शरीर का सारा तनाव विलुप्त हो चुका था। उसने वैसे ही खड़े खड़े अपना गाउन पहना और हारे हुए जुआरी की तरह थकी हारी सी कमरे से बाहर चली गई दूसरे कमरे में। मैं कुछ देर तरह तरह की बातों में उलझा सो गया। सुबह करीब 4 बजे ही मेरी नींद खुल गई। मैं सपने में खोया हुआ था संजना के साथ विधायक के उसी कमरे में कि तभी नीला न जाने कहाँ से आ गई थी। संजना को बालों से पकड़कर खींचते हुए विधायक निवास की गैलरी में खींची जा रही थी और लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। मैं उसे बचाने के लिए उठा था कि नींद खुल गई। रात का दृश्य मेरी नज़रों के सामने आ गया। मैं उठकर कमरे से अटैच बाथरूम में गया, पेशाब कराकर फिर बैठ गया। तरह तरह के विचारों में उलझने लगा तो नीला कहाँ सो रही है या देखने की गरज से पहले बच्चों के कमरे में गया। वहाँ नहीं मिली तो ड्राइंग रूम में गया। वहाँ वह सोफे पर सो रही थी। वह चादर नीचे गिरी हुई थी जो उसने ओढ़ी थी। गाउन की जो बेल्ट उसने बांधी थी वह करीब करीब खुल चुकी थी। गाउन का एक तरफ का हिस्सा बेल्ट के पास तक सोफे से नीचे लटका हुआ था, जिससे कमर के पास तक का उसका बदन पूरी तरह खुल गया था, जिसे देखकर मेरा मन अचानक ही संजना के बदन से उसकी तुलना कर बैठा कि कौन ज़्यादा सुंदर है। उस वक्त संजना का बदन मुझे नीला से कहीं बेहतर नजर आया था। दोनों की तुलना करता मैं करीब 1 मिनट वैसे ही खड़ा रह गया। अचानक नीला कुछ कसमसाई तो मेरा ध्यान भंग हुआ। फिर यह सोचकर मैंने उसका कपड़ा ठीक कर दिया कि कहीं बच्चे उठकर आ गए तो नीला को इस हाल में देखना गलत होगा। मैं जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि गाउन का वह हिस्सा फिर पहले जैसी हालत में आ गया। सिल्क का होने की वजह से तुरंत फिसल जा रहा था। अंततः मैंने उसे उठाने की कोशिश की कि चलकर सो जाए अंदर, क्योंकि उसके उठने का वक्त 6 बजे है और अभी 2 घंटा बाकी है। लेकिन उसने आंखें खुलते ही जैसे ही मुझे देखा तो मेरा हाथ परे झटक दिया। मैंने कहा, इस हालत में बच्चे देख सकते हैं, अंदर क्यों नहीं चलती? तो उसने गुस्सा दिखाते हुए गाउन की बेल्ट कसी, चादर उठाई, उसे कस के लपेट कर फिर सोफे पर लेट गई। अमूमन ऐसा गुस्सा दिखाने पर मैं भड़क उठता, लेकिन उस दिन मैं कुछ सहमा सा एकदम चुप रहा। चला आया बेडरूम में और सिगरेट पीने लगा।
फिर लेट गया। बहुत थकान महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी दोबारा सो न सका। सुबह का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहा। सूजा चेहरा, सूजी आंखें लिए नीला ने सारा काम किया। मुझ पर गुस्सा दिखाते हुए बच्चों पर चीखती चिल्लाती रही। मैंने कुछ कोशिश की तो मुझसे भी लड़ गई। मैं बिना चाय नाश्ता किए लंच लिए बिना ही ऑफिस आ गया। एक तरफ मेरे चेहरे पर जहाँ तनाव गुस्से की लकीरें हल्की गाढ़ी हो रही थी, वहीं संजना खिलखिलाती हुई मिली। मेरा चेहरा ऐसा ताजगी भरा लग रहा था, उसका मानो कोई बेहद भाग्यशाली नई नवेली दुल्हन पति के साथ ढेर सारा स्वर्ग का आनंद लूटने के बाद पूरी रात सुख की गहरी नींद सोई हो और सुबह तरोताजा होकर आई हो। मुझे देखते ही चहकते हुए पूछा, कैसे हो राजा जी? मैंने उखड़े हुए मन से कहा, ठीक हूँ। तो वह बोली, तो चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? मैंने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वह फिर बोली, तबीयत ठीक नहीं है या बीवी से झगड़ा करके आए हो? अब मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा, छोड़ो यार, काम करने दो, बहुत काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। वह फिर बोली, ठीक है, काम करो, जब मूड ठीक हो जाए बताना, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। इतना कहकर संजना जाने को मुड़ी तो मैंने रेस्ट लेने की गरज से सिर कुर्सी पर पीछे टिका दिया। आंखें बंद करने ही जा रहा था कि वह बिजली की फुर्ती से पलटी और सीधे मेरे होठों पर किस कर बोली, अब मूड सही हो जाएगा, ठीक से काम करोगे, लंच साथ करेंगे, समझे राजा जी? इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उसने बड़ी अश्लीलतापूर्ण ढंग से आंख मारी और चली गई। यह देखकर बड़ी राहत मिली कि आसपास कोई नहीं था। अचानक मुझे होठों का ध्यान आया कि कहीं उसकी लिपस्टिक तो नहीं लग गई। बाथरूम में देखा तो शक सही निकला। उस वक्त गुस्सा बहुत आया, लेकिन उससे कुछ कहने की हिम्मत न जुटा सका। आखिर मैं उसके कहने पर एलओसी क्रॉस कर चुका था। लंच का वक्त आते आते भूख से आते कुलबुलाने लगी थी। मैं रेस्टोरेंट जाने के इरादे से उठा ही था कि संजना आधम की लंच बॉक्स लिए गई। मैंने कहा, मैं लेकर नहीं आया हूँ, कम पड़ जाएगा। लेकिन वह अड़ी रही और साथ ही लंच करना पड़ा। उसका बनाया पराठा सब्जी मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे, जबकि उसने कहा कि उसके लिए भी वह बड़े प्यार से बनाकर ले आई है। मैंने उसके खाने की झूठी तारीफ कर दी कि अच्छा बना है। लंच के आधे घंटे तक उसने यही बताया कि देर से पहुंचने के कारण सबने बड़ी हाय तौबा मचाई, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और सबको चुप करा दिया। बरसों बाद कल वह खूब चैन की नींद सोई थी। इसके लिए उसने मेरा धन्यवाद करते हुए रिक्वेस्ट की कि यह वादा करने की कि मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए उसने मेरा धन्यवाद करते हुए रिक्वेस्ट की यह वादा करने कि मैं उसका साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा। मुझसे वादा कराने के बाद ही वह मानी। उसकी निश्चिंतता, उसकी खुशी देखकर मेरे दिमाग में आया कि यह सच बोल रही है कि यह बरसों बाद कल चैन की नींद सोई है। उसकी चैन भरी इस नींद की कीमत उधर नीला ने चुकाई और रात भर तड़पी और सोफे पर पड़ी रही। और मैं भी तभी से तनाव में जी रहा हूँ। मगर मेरा यह सारा तर्क वितर्क तब धरा का धरा रह जाता जब संजना शुरू हो जाती। जैसे ही वह अपने प्यार के बयार चलाती, मैं वैसे ही उड़ जाता। यह सिलसिला जब एक बार फिर शुरू हुआ तो फिर वह चलता ही चला गया। हम दोनों के संबंध अब ऑफिस के अलावा बाकी जगहों में भी चर्चा का विषय बन गए। हालत यह थी कि जो भी मुझे टोकता वही मेरा दुश्मन बन जाता। मैं उससे संबंध विच्छेद कर लेता। नीला से संबंध तनाव की सीमा तक पहुंच गए थे। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जिस दिन तीखी नोकझोंक न होती। बच्चे भी मुझसे कटे कटे अपनी माँ के ही साथ चिपके रहते। बहुत बाद में मेरे ध्यान में आया कि नीला की आंखें अब स्थायी रूप से सूजी रहने लगी हैं। आज मैं यह सोचकर इसी उठता हूँ
कि कैसे उसने वह अनगिनत रातें काटी होंगी तड़पती हुई अकेले ही, क्योंकि मेरा रहना तो न रहने के ही बराबर था। उसके हिस्से का हंसने बोलने का सारा समय, सारी बातें तो संजना छीन लेती थी। उसके हिस्से का तन का सुख भी वही छीन लेती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उससे उस एक बरस में एक बार भी रात या दिन कभी भी संबंध नहीं बनाए थे, क्योंकि संजना के तन का मैं इतना प्यासा था कि उसके सिवा मुझे कुछ दिखता ही नहीं था। उसके साथ महीने में जितनी बार संबंध बनाता था, पत्नी नीला से तो कभी उतनी बार नहीं बनाया, सिवाय शादी के कुछ महीनों बाद। मेरा रोम रोम आज कांप उठता है या सोचकर कि नीला ने कैसे इतने लंबे समय तक इतना तनाव झेला, कैसे वह फिर भी पूरे घर को पहले ही की तरह चलाती रही। मेरी वजह से गुस्से अपमानजनक बातों को सहती सुनती रही और अपने तन की भूख पर इतना नियंत्रण की कभी इस दौरान भूल कर भी तन की भूख के चलते नहीं आई, बल्कि गुस्सा प्रतिरोध दर्ज कराने के लिए जानबूझकर ऐसे कपड़े इस ढंग से पहनती कि जैसे कोई पर्दानसी बहू अपने ससुर के साथ हो। बच्चों पर शुरू में तो बड़ा गुस्सा दिखाती रही, लेकिन बाद में शांत रहकर उनसे अतिशय प्यार जताने लगी। मैं सैलरी देता तो हाथ न लगाती, तो मैं अपने खर्च के लिए पैसे निकाल कर बाकी उसकी अलमारी में रख देता, और यही क्रम आगे चल पड़ा। तनावपूर्ण यह माहौल जब एक बरस के करीब पहुंचा तो एक दिन नीला ने बच्चों को अलग कर तमाम बातें कहने के साथ यह कहा, तुम्हारी हरकतों से घर तबाह हो गया है, बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बुरी आदतें, बुरी बातें मेरे बच्चों का भी भविष्य बर्बाद करें। मैं अपनी आंखों के सामने यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए मैं बच्चों को लेकर अलग रहूंगी। तुम खुश रहो उस डायन के साथ। इसके बाद नीला की कई और तीखी बातों ने माहौल बिगाड़ दिया। तीखी नोक झोंक हुई। शादी के बाद मैंने पहली बार उस पर हाथ उठाया, मगर उसने मुझे हैरत में डालते हुए पूरी मजबूती से बीच में ही मेरा हाथ पकड़कर चीखते हुए कहा, होश में रहो, बता दे रही हूँ, हद से आगे निकल चुके हो, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर उसने संजना को एक से बढ़कर एक गालियां देते हुए साफ कहा, आइंदा फिर हाथ उठाने की कोशिश की तो मैं सीधे पुलिस में जाऊंगी, क्योंकि अब इज्जत मान मर्यादा या लोग क्या कहेंगे, इन बातों का तो कोई मतलब रहा नहीं। तुम्हारी कीर्ति पताका कॉलोनी का बच्चा बच्चा जान चुका है, और आज के बाद तुम मेरे बच्चों की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखोगे, नहीं तो मैं भी अपनी हद भूल जाऊंगी। मैं आज तक उसके हद भूल जाने की बात का अर्थ नहीं समझा कि क्या हुआ मेरे ऊपर हाथ उठाने मुझ पर नहीं समझा कि क्या हुआ मेरे हाथ उठाने पर मुझ पर हाथ उठाने को कह रही थी, या जैसे मैं संजना के साथ रिश्ते जी रहा था वैसा ही कुछ करने को कह रही थी। खैर, उस दिन के बाद उसने बेडरूम में आना, उसकी साफ सफाई करना तक बंद कर दिया। बच्चे भी नहीं आते मेरे पास। एक बदलाव और हुआ, सैलरी के दिन आते ही उसने 75% हिस्सा पूरी दबंगई के साथ लेना शुरू कर दिया। सच यह था कि उसके इस रौद्र रूप से कई बार मैं अंदर ही अंदर डर जाता था। अब ऑफिस से घर आने में कतराने लगा था, ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर बिताता। संजना के साथ मेरी सैलरी का बड़ा हिस्सा संजना के ऊपर खर्च होने लगा। इससे घर पर रकम कम पहुंचने लगी। एक बार नीला ने पूछा, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगली बार जब फिर मैंने सैलरी कम दी तो नीला भड़कते हुए बोली, अगली बार एक पैसा भी कम दिया तो सीधे ऑफिस पहुंच जाऊंगी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मुझे यकीन था कि वह बहुत शर्मीली है और संकोची है, ऑफिस नहीं आएंगे, मगर मेरा यह आकलन गलत निकला। अगली बार जब मैंने फिर सैलरी कम दी तो उसने एक शब्द नहीं बोला। घूर कर जलती हुई एक नज़र मुझ पर डाली और पैर पटकती हुई अलमारी के पास जाकर पैसे रख के फिर पलटकर एक और जलती नज़र डाली और चली गई।
मैं फिर खो गया संजना में। उसको मैं उस वक्त एक क्षण भी भूल नहीं पाता था। उस दिन भी रात में सोने से पहले 1 बजे तक मैंने संजना से बात की। संजना से बातें की, सारी बातें अश्लीलता की, एक से बढ़कर एक इबारतें थी। अगले दिन मैं संजना में ही खोया ऑफिस में था कि नीला का फोन आया। मैं ऑफिस के गेट पर हूँ, तुरंत आ जाओ नहीं तो मैं अंदर आ जाऊंगी। मैं एकदम घबरा गया और करीब करीब दौड़ता हुआ गेट पर पहुंचा। जब से उसने मेरा हाथ पकड़ा था मैं उसकी दृढ़ता से वाकिफ हो गया था। उसके पास पहुंचते ही मैंने सबसे पहले उसे लेकर ऑफिस से कुछ दूर गया। फिर बहुत ही नम्रतापूर्वक पूछा, क्या बात है, घर पर सब ठीक तो है ना? मेरी ओढ़ी हुई नम्रता को उसने घृणापूर्वक साइड दिखाते हुए कहा, ये घर की याद कहाँ से आ गई तुम्हें? तुम्हारा जो घर है तुम उसकी चिंता करो। मैं चुप हो गया। फिर पूछा, यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ किस लिए आ गई हो? उसने बहुत ही दबंगई के साथ कहा, सैलरी के लिए। जितनी सैलरी मुझे चाहिए वह तुम 2 महीने से कहने के बाद भी नहीं दे रहे हो। और मैंने कहा था कि मैं ऑफिस आकर ले लूँगी, क्योंकि मैं अपने बच्चों का हिस्सा किसी और पर नहीं लुटाने दूंगी। उसकी यह बात सुनकर मैं घबरा गया। चेहरे पर पसीने के आने का एहसास मैंने साफ महसूस किया। उस वक्त गुस्से से ज़्यादा मैं उससे डरा हुआ था। मैंने बात संभालने की गरज से कहा, ठीक है, अगले महीने से पूरे मिल जाएंगे। उसने और दृढ़ता से कहा, अगले महीने नहीं, जितने रुपए अब तक कम दिए मुझे वह सारे के सारे आज ही चाहिए। शाम को यदि मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं कल यहाँ गेट पर आकर फोन नहीं करूँगी, बल्कि सीधे अंदर आकर उस छिनार संजना को सबके सामने चप्पलों से मारूंगी। फिर तुमसे हिसाब लूंगी सबके सामने, समझे? इतना कहकर नीला ने सुर्ख और सूजी हुई आंखों से मुझे देखा, घूरा और पलटकर पैदल ही चल दी। मैं खड़ा उसे देखता रहा। उसके तेवर से मैं पसीने पसीने हो गया था। जिस तरह उसने संजना को गाली देकर कहा था कि आज पैसे न मिलने पर वह कल आकर पीटेगी उसे, उससे यह साफ था कि वह जो कह रही है वह निसंदेह कर डालेगी। काफी समय से उसकी एक से एक गालियां सुनकर मैं हैरान रह जाता कि यह मेरी वही नीला है जो मध्यकालीन श्रृंगार रस के कवि विद्यापति की रचनाएं स्वर गाकर रिकॉर्ड कर चुकी है। उनकी अधिकांश रचनाएं उसे जुबानी याद है, जो महादेवी वर्मा को अपनी प्रिय लेखिका बताती है, और उनकी भी तमाम रचनाएं याद कर रखी और सराहने पर सुनाती भी है। हालांकि संजना के मेरे जीवन में आने के बाद यह अवसर कभी नहीं आया। मैं सोचता आखिर यह इतनी गंदी गालियां कहाँ से जान गई, और सिर्फ जानती ही नहीं है, इस तरह बेधड़क देती है कि लगता है जैसे ऐसे गाली गलौज के माहौल में ही पली बड़ी है। फिर सोचा नहीं समाज में घर बार जो भी है अस्तित्व में वह सब जानते हैं। बस संस्कार के चलते वही चीजें प्रमुखता से सामने आती हैं जो संस्कार में मिलती हैं। बाकी एक तरह से सुसुप्त अवस्था में रहती हैं जो अनुकूल वक्त पर ही उभरती हैं। तो क्या मैं जो कर रहा हूँ वह इस स्तर का है कि नीला जैसी औरत में गाली गलौज जैसी जो चीजें सुसुप्तावस्था में थी उसके लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो गई और उसके मुंह से धड़ाधड़ गालियां निकल रही हैं, जिसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। ऐसी तमाम उथल पुथल लिए मैं नीला को आगे टेम्पो पर बैठकर जाने तक देखता रहा। इसके बाद मैं भी वापस अपनी सीट पर पहुंचा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मैं बाकी सारा समय कोई काम नहीं कर सका, बस फाइल खोले बैठा रहा। इस बीच संजना कई बार आई और चुगलबाजी करके चली गई। छुट्टी के बाद हम दोनों फिर मिले। कहीं घूमने जाने का प्लान हम सवेरे ही बना चुके थे, लेकिन अब मैं नहीं जाना चाहता था।
मेरी चिंता नीला की धमकी को लेकर थी। शाम को घर पहुंचते ही अगर उसे पैसे नहीं दिए तो कल वह ऑफिस आकर आफत कर देगी। घूमने जाने से मना किया तो संजना पीछे पड़ गई। जब मैंने उसे सब बताया तो वो भी चिंता में पड़ गई। फिर कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, चलो पहले कहीं कुछ खाते पीते हैं, फिर सोचते हैं कुछ। एक होटल में कुछ खाने पीने के बाद मैंने राहत महसूस की। तमाम बातचीत के बीच मुझे असमंजस में फंसा देखकर संजना ने कहा, सुनो, आज तुम उसे पैसा देकर पहले किसी तरह मामले को शांत करो, फिर सोचते हैं इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा। तो मैंने कहा, लेकिन मेरे पास अभी पैसे हैं ही नहीं, सब खत्म हो चुके हैं। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपने पास से देती हूँ, सैलरी मिले तो दे देना। फिर संजना ने एटीएम से पैसे निकाल कर दिए। घर पहुंचकर मैंने पैसे नीला के सामने पटक दिए। मेरे मन में आया कि कहूँ कि दोबारा ऑफिस आने की कोशिश मत करना, लेकिन हिम्मत न कर सका। हाँ, गुस्से में मैंने चाय नाश्ता खाना पीना कुछ नहीं किया। संजना के साथ ही इतना खा पी लिया था कि ज़रूरत ही नहीं रह गई थी। मैं बेड पर अकेले लेटे लेटे सोने की कोशिश करने लगा, जिससे दिन भर के तनाव से मुक्ति मिल सके। लेकिन दिन से ही नीला की हरकत कुछ इस तरह दिलो दिमाग पर हावी हो गई कि रात 2 बजे गए लेकिन नींद नहीं आई। कभी नीला की धमकी भरी बातें बेचैन करती तो कभी संजना का परमानेंट सॉल्यूशन वाला डायलॉग। मैंने उस दिन उस वक्त पहली बार महसूस किया कि मैं 2 औरतों के बीच पिस रहा हूँ। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार भी मैं हूँ, मगर कोई रास्ता तो होगा कि इस पिसने की पीड़ा से बाहर आ सकूं। यह बात आते ही दिमाग में आया कि इन 2 पार्टों को अलग करना ही मुक्ति दे सकता है, लेकिन कैसे हो यह समझ नहीं पा रहा था। पहली बार उस दिन दिमाग में आया कि नीला को छोड़ दूं क्या, अलग हो जाऊं उससे हमेशा के लिए, दे दूं तलाक उसे। इसके अलावा परमानेंट सॉल्यूशन कुछ और हो ही नहीं सकता। कहीं संजना भी तो यही नहीं कहना चाह रही थी। इस बिंदु पर आते ही मुझे लगा कि इसके अलावा मुक्ति का और कोई रास्ता है ही नहीं। अब तलाक चाहिए ही। रही बात बच्चों की, तो उन्हें भी उसी के साथ दे दूंगा, जैसे चाहेगी पालेगी। दे दूंगा गुजारा भत्ता, या मकान भी उसी को दे दूंगा। कोई दूसरा मकान किसी तरह से ले लूँगा। संजना के साथ शादी करने के बाद उसकी सैलरी मेरी आधी सैलरी के आधार पर इतना लोन तो बैंक से मिल ही जाएगा कि कोई एक ठीक ठाक मकान ले लूँ। उस वक्त संजना को लेकर दीवानगी के चलते मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि नीला अकेले बच्चों की पढ़ाई लिखाई, लड़की की शादी की जिम्मेदारी कैसे निभा पाएगी। 2 बच्चे मैंने पैदा किए, वह अकेले क्यों जिम्मेदारी उठाए। यह बात भी दिमाग में ना आई कि संजना जब मेरे साथ आएगी तो उसका बेटा भी साथ होगा। उसे मैं कैसे स्वीकार कर पाऊंगा। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग।